ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, जिस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो सब लोग ध्यान दीजिए, कार्डिनल पॉइंट्स, इनको गाउस पॉइंट्स भी कहा जाता है। गाउस, इट्स नॉट गॉस, इट्स गाउस। सो गाउस पॉइंट्स, गॉस जो है इंडियन इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका असली नाम गाउस है, गाउस। तो गाउस ने मोटी लेंसेज को एनालाइज करने के लिए, मोटी लेंसेज को एनालाइज करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए इन पॉइंट्स का एक तरकीब निकाला, एक स्ट्रैटेजी निकाला। इन पॉइंट्स की मदद से हम लोग मोटी लेंसेज को पढ़ सकते हैं, वरना हमारे पास अब तक का जितना भी फिजिक्स है, जो हमने अब तक पढ़ा जितना भी कुछ, वो थिन लेंसेज के लिए था, पतली लेंसेज के लिए था। मोटी लेंसेज की हमने पढ़ाई नहीं की अभी तक। लेकिन लेंसेज अगर एकदम मोटी रही, या फिर एक के बजाय 2 या 3 लेंस रही, तो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स अगर आपको करना है तो आपको कार्डिनल पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। कार्डिनल पॉइंट्स आप अपना पुराना 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का रे ऑप्टिक्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको 2, 3, 4 लेंस की पढ़ाई करना है एक साथ, या फिर आपको मोटी लेंस की पढ़ाई करना है, तब ये कार्डिनल पॉइंट्स काम आते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कार्डिनल पॉइंट्स का यूज कब है। ठीक है, आप लोग ये बात तो समझ गए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। टोटल मिला के 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, 6। तो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सो टोटल मिला के 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। तो 2 फोकल पॉइंट्स हैं, 2 फोकल पॉइंट्स, 2 हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, और बचे हुए 2 हैं नोडल पॉइंट्स। 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर इज अ 70% चांस दैट यू विल फाइंड दिस ऑन योर पेपर। सो लिसन वेरी केयरफुली, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस यू हैव इन योर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। You have plotted these points, at least 4 of these, not those 2 points, but you have plotted this. So आप लोगों ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था लेंस कॉम्बिनेशन वाला डार्क रूम के अंदर, 2 लेंसेज का इस्तेमाल किया था, उसमें हम लोगों ने 3 ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा है? एक U डैश वर्सेज 1+1/m, एक V डैश वर्सेज 1+m, और लास्ट में जो ग्राफ बना था, लास्ट वाला, वो कार्डिनल पॉइंट्स का ग्राफ था, जिसमें हर चीज हमने 2 से डिवाइड करके प्लॉट की थी, बिकॉज जगह कम थी। हर चीज को हाफ कर दिया था। सो लिसन, कार्डिनल पॉइंट्स का क्या सीन है समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस सिस्टम है, लेंस का सिस्टम। तो 2 लेंसेज हैं हमारे पास। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है। सो 2 लेंस हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान देते रहिए। जाहिर सी बात है कि लाइट जब आएगी, मान लीजिए ऐसे, ये लेंस उसे बेंड करेगी, ये लेंस उसे टेढ़ा करेगी, हाँ के ना? रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये लेंस इस लाइट रे को बेंड करने वाली है। तो ये लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो गई लेट से, जो शराफत से सीधे जा रही थी वो मुड़ गई। जो ऐसे जाने वाली चीज थी, ऐसे जाने वाली चीज डेविएट हो गई, मुड़ गई। अब बेसिकली ये लेंस भी उसे क्या करेगी, मोड़ेगी। तो ये लेंस उसे और मोड़ेगी, और जो लाइट रे शराफत से ऐसा आगे जाने वाली थी वो इधर आ गई। फिर से एक बार डेविएशन हो गया। बट यहां पे फिलहाल डेविएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डेविएशन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पे हम लोग कुछ और चीज देख रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से।
दो लेंसेज ने मिला के इस सीधी रे को एक जगह पे गिरा दिया, तो वो जो जगह जहां पे रे गिरी उसे हम कह सकते हैं फोकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि सीधी आती हुई रे को जब कोई एक लेंस बेंड करके कहीं पहुंचाती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सीधी आती हुई रे को जब कोई लेंस बेंड करके कहीं पहुंचाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर टच होती है, उसे हम कहते हैं फोकस। तो यहां पे एक लेंस नहीं बल्कि दो लेंसेज है और दोनों ने मिलकर उसे इतना झुकाया कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से टच हो गई। तो वो पॉइंट सिस्टम का फोकल पॉइंट है। दो लेंसेज का जो सिस्टम है उसका फोकल पॉइंट है। समझ पा रहे मिस फातिमा आप? सो दो लेंस के सिस्टम का फोकल पॉइंट है, इसे हम कहेंगे फोकल पॉइंट 2। ये फोकल पॉइंट 2 है। अब जैसा यहां हुआ वैसा रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। रिवर्स डायरेक्शन में, हाँ क्या ना? तो अगर कोई रे यहां से चल के आती है, ऐसे ऐसे चल के आ रही है, जैसी वो इस लेंस से टकराएगी जाहिर सी बात है बैंड हो जाएगी, और ये लेंस उसे और ये वाली लेंस उसे और बैंड कर देगी, इधर वो चली जाएगी। करेक्ट? तो ये जो पॉइंट है ये फोकल लेंथ 1 है। फोकल लेंथ 1। फोकल लेंथ 1 और 2 एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर मीडियम हर जगह पे सेम रहा तो, जैसे यहां पे कांच है, यहां पे हवा, हवा कांच हवा, अगर एक जगह पे पानी रहा, एक जगह पे हवा रही या कुछ और रहा, तो फिर फोकल लेंथ बदल सकती है। तब फोकल लेंथ बदल सकती है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी? आप लोग अगर ये बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग अब मेरी जो दूसरी बात है उसे सुने, तब शायद आपकी खोपड़ी में बात घर कर जाए। सो यहां पर अगर मेरे पास एक लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस दुनिया में यहां पर अगर पानी है तो बेसिकली लाइट जो है जल्दी बैंड हो जाएगी, लेट्स से। और पानी की जगह पे अगर लेट्स से सॉरी हवा है, अगर हवा तो जल्दी बैंड हो जाएगी, इस तरफ हवा है, और पानी है तो थोड़ा दूर बैंड होगी, थोड़ा दूर बैंड होगी। तो अलग अलग फोकल लेंथ आ रहा है, तो मीडियम अलग होने की वजह से फोकल लेंथ अलग हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर यहां पर मैंने रख दिया पानी, पानी से हवा में आ रहे हो, पानी से हवा में आ रहे हो, तो बेसिकली अलग फोकल लेंथ है। हवा से पानी में जा रहे हो तो अलग फोकल लेंथ है। बेंडिंग इज डिफरेंट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अभी इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, बट ये बात आपको मालूम रहना चाहिए कि इन जनरल दोनों फोकल लेंथ सेम है, क्योंकि मीडियम लेंसेज के इर्द गिर्द, लेंसेज के आसपास सेम है। ठीक है? आई होप कि ये वाला पार्ट तो आप लोग समझ ही पाए। यहां पे पूरा पानी है, हवा में जाके कुछ तो फोकस बनेगा, और वैसे जब यहां से स्ट्रेट जा रहे हो तो पानी में जाके कुछ और फोकस बनेगा। दीज टू विल नॉट बी सेम, दीज टू विल बी डिफरेंट। दोनों फोकल लेंथ सेम नहीं है। ठीक है? एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। फिलहाल तो F1 F2 दोनों सेम है। इन दोनों को फोकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। दो पॉइंट जो थे वो हमें समझ में आ गए। फोकल पॉइंट कि लाइट आई, बैंड हुई और बैंड होकर कहीं टच हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, पहला फोकल पॉइंट, मतलब दूसरा फोकल पॉइंट। फिर लाइट आई, बैंड हुई और बैंड होकर टच हो गई, पहला फोकल पॉइंट। इस तरफ है तो पहला, इस तरफ है तो दूसरा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। ये हो गया फोकल पॉइंट। अब आगे देखिए, फिर से मैं लेंसेज को रख रहा हूं एज इट इज, कुछ भी बदल नहीं रहा हूं। लाइट रे ऐसा आती थी, बैंड होती थी और बैंड होती थी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। लाइट जाने वाली थी ऐसे, बट चली गई ऐसे। तो जब मैं यहां पे पीछे से खींचूंगा, यहां पे से पीछे खींचूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली लाइट जाने वाली थी ऐसे, फाइनली लाइट जा रही है ऐसे। तो यानी कि यहां पे ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक लेंस है जिसने उसे मोड़ दिया। लाइट जा रही थी ऐसे, ऐसे मुड़ गई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट।
और इसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ये प्लेन, ये पूरा चीज जो है लाइन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। सो दिस इज प्रिंसिपल प्लेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ऐसा वहां से आते वक्त भी तो हो सकता है, वहां से आते वक्त भी हो सकता है। तो जैसे कि लाइट यहां से आ जाए, मैं थोड़ा अलग हाइट पे बना दे रहा हूं, या ठीक है अलग कलर यूज कर लिया है, थोड़ा लाइट को बैंड कर दिया और बैंड कर दिया, तो लाइट जाने वाली थी ऐसे, बट फाइनली जा रही है ऐसे। यहां पे टच हो रही है, तो यहां पे कोई एक लेंस है जिसने उसे मोड़ दिया है, ऐसा मान सकते हैं। यहां पे से कोई लेंस है जिसने उसे मोड़ दिया है, ऐसा मान सकते हैं। सो ऐसे दो प्रिंसिपल प्लेन्स भी हैं और ये प्रिंसिपल पॉइंट्स भी हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, के नहीं समझ पा रहे? सब लोग समझ में आया बेटा? फोकल पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए, प्रिंसिपल पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए। अब आइए बात करते हैं नोडल पॉइंट्स की, ठीक है? तो आप लोगों का वक्त सेव करने के लिए मैंने जो है फटाक से डायग्राम बना दिया है, सभी लोग देख लीजिए। सो ये जो डायग्राम है ये आखिर कहना क्या चाहता है? तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को अगर लेंसेज के जो सिस्टम है, लेंसेज का जो सिस्टम है, उसका जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है, वहां अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया, उसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी। जो रे, लिसन 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 सुनिए, एक पॉइंट होता है, जो रे इसकी तरफ डायरेक्टेड है, इसकी तरफ डायरेक्टेड है, एक पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट मान लो भी फिलहाल, इसकी तरफ डायरेक्टेड जो भी रे रहेगी। अरे रेज तो हर जगह रहेंगी ना भाई, रेज तो उधर भी हैं, रेज इधर भी हैं, हम बस बनाते नहीं, क्योंकि दो रे बनाने से हमारा काम हो जाता है। एक या दो रे बना देते हैं, मतलब एक रे नहीं, दो रे कम से कम बना देते हैं, तो हमारी इमेज बन जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? रेज तो बहुत सारी है, कुछ रेज यहां से भी पास होंगी, कुछ वहां से भी पास होंगी, तो कोई एक रे है जो इस इमेजिनरी पॉइंट पे जाना चाहती है। तो जो रे इसकी तरफ डायरेक्टेड है ना, उसके साथ क्या होता है जानते हैं? वो अंदर कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है कि वो जाना चाहती है एक नोडल पॉइंट पे, बट निकलती है सीधा दूसरे नोडल पॉइंट से, डिस्प्लेस होकर निकलती है दूसरे नोडल पॉइंट से, तो वो यहां से निकल रही है। अब ये चीज दो लेंसेज से बता पाना जरा मुश्किल काम है, लेकिन सिलेबस में दो लेंसेज ही दिया हुआ है, सिलेबस में दो लेंसेज ही दिया हुआ है। मोटी लेंसेज में बताना थोड़ा सा आसान है। एक अगर मोटी लेंस आपने ले ली, एकदम मोटी लेंस है, सो वेरी वेरी थिक लेंस, समथिंग लाइक दैट। अच्छी तो दिख नहीं रही है, ये मछली लग रही है, बट ठीक है, इसका ऊपर का पार्ट काट दे रहा हूं। सो एकदम मोटी सी लेंस है ये, ठीक है? दिस अ वेरी वेरी थिक लेंस। लिसन, वैसे भी हर पार्ट बनाना जरूरी नहीं है, हर पार्ट बनाना ऊपर का नीचे जरूरी नहीं है। बताइए क्यों, क्या होगा बताइए? अल्फिया जी कुछ कहना चाहती हैं बेटा आप? क्या होगा एग्जैक्टली बता सकती हैं आप? ये ऊपर से अगर काट के नीचे निकाल भी दिया, ये पार्ट कांच तोड़ के निकाल दिया, तो क्या होगा? इमेज नहीं बनेगी? इमेज नहीं बनेगी? इमेज तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया है। सरफेस एरिया जिसपे लाइट गिर रही थी, रोशनी गिर रही थी, वो कम हो गया है, उसके से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब रे से बनने वाला जो डायग्राम, जो इमेज बनने वाली है ना भाई, वो इतनी ब्राइट नहीं होगी, इतनी ज्यादा चमकदार नहीं होगी, इतनी ज्यादा शार्प और जबरदस्त दिखने वाली नहीं होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी, थोड़ी डिम होगी, लेकिन दिखेगी, बनेगी। आप लेंस को अगर पूरा आधा भी काट दें ना, ऐसा आधा आधा काट के फेंक दें, तो भी इमेज बनती है, इंटेंसिटी खाली कम हो जाती है। समझ गए अरिवा जी? सो सब लोग बेटा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लेंस है, इसे ऊपर नीचे से काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बेटा ध्यान से देखिए। ये वाली सॉरी, ये वाली इमेज पे ध्यान दीजिए। ये देखिए कैसे जा रहा है, ये रे देखो कैसे जा रहा है। ये रे जाना चाहता था इधर। अगर इस दुनिया में ये मोटी लेंस ना होती तो रे ऐसे ही जाती रहती, लेकिन लेंस आने की वजह से रे बैंड हो गई, थोड़ा सा बैंड हो गई ना भाई, हाँ क्या ना, रे बैंड हो गई। अरे जो रे ऐसे चल के यहां जा रही थी, वो ऐसे बैंड होके इधर आ गई ना अब, हाँ क्या ना?
अब बेंड होके इधर आ गई, ध्यान से देखो, जब यहां पर फिर से उसको एक और सरफेस मिला तो फिर से बेंड हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अरे फिर से बेंड होगी ना भाई, एक बार अंदर घुसते टाइम पे बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा, और निकलते टाइम पे एक बार बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो जहां जाने वाली थी ये, और जहां से माना जा सकता है कि निकल रही है, ये दोनों ही नोडल पॉइंट्स हैं। जहां ये जाने वाली थी और जहां से निकलते हुए नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रही है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। अंदर वो एक्चुअल में बेंड होकर रहे, बाहर ऐसे आ रही है, ठीक है, अंदर बेंड हो रही है फिर बाहर आ रही है। तो जहां ये जाने वाली थी और ये जैसे उससे बाहर निकल रही है, वो दो पॉइंट्स को नोडल पॉइंट्स कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये थिक लेंस के लिए, और लेंस सिस्टम के लिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो रेज आई, ये रे इधर जाने वाली थी, ये नोडल पॉइंट है, नोडल पॉइंट, और रे जो है इस तरीके से निकल गई, यहां से निकल गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये वाली रे के बारे में। वो जो रे है वो कहां से पास होगी? वो तो फोकल पॉइंट से पास होगी ना भाई, वो तो स्ट्रेट रे है, वो तो फोकल पॉइंट से पास होगी। तो टेढ़ी मेढ़ी रेज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो टेढ़ी मेढ़ी रे जाना चाह रही थी कहीं तो, और निकल रही कहीं और से। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली ये नोडल पॉइंट्स है, दैट्स इट। तो नोडल पॉइंट्स का डिस्कशन, मतलब कार्डिनल पॉइंट्स का डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का खत्म हो चुका है। सो लेट्स डू न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में पहला वाला जो न्यूमेरिकल है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और सामने उसका इंपॉर्टेंट डेटा रीड कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ। सो ये क्या है? एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। उसके बाद बोला गया कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कैसा है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल है। वन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का डबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ऐसा मान लेते हैं कि R2 इज ट्वाइस R1। खाली क्या बोला है उसमें? R1 R2 नहीं बोला है, बोला है कि कोई तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले का डबल है, किसी दूसरे वाले का। तो पहला वाला दूसरे का डबल भी हो सकता है, या दूसरा वाला पहले का डबल भी हो सकता है, कोई भी एक डबल है। अब आगे क्या बोला है कि लेंस ग्लास से बनी हुई है। ग्लास से बनी है मतलब अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, म्यू की वैल्यू 1.5। उसके बाद बोला है कि अच्छा नहीं दिया है 1.57 एग्जैक्ट दिया है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। दे आर आस्किंग के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने हैं, दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना कितना है। खाली इतना ही जानकारी दिया है ना कि एक दूसरे का डबल है, ये तो बताया नहीं ना कि कितना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग का फोकल लेंथ आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बिल्कुल सही कहा मिस्टर सोहेल। सो लिसन, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, जिसको हम लोग μ21 भी लिख सकते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। सभी लोग समझ गए बेटा जो मैं कहना चाह रहा था? जो लिखा है सबको समझ में आ गया? गुड। अब फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे का बेसिकली डबल है। तो R2 इज ट्वाइस R1, ऐसा हम लोग ले लेंगे। R2 इज ट्वाइस R1, हाँ क्या ना? अच्छा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस की शक्ल कैसी होगी? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसा दिखेगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसा रहेगा, ऐसा, ये देखो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला तो क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला, सुनो ध्यान से, तो उसकी शक्ल होगी ऐसी। लिसन, कैसा रहेगा देखो,
इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नहीं, ये थोड़ा गलत भी बन रहा है, बल्कि इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये सही है। क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे रीजन है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला तो लेंस कॉन्वेक्स है, लेंस कॉन्वेक्स है, उसमें खाली एक सरफेस थोड़ा सा कॉनकेव है। डोमिनेटिंग पार्ट होना चाहिए कॉन्वेक्स, तो यहां पे देखो कॉन्वेक्स डोमिनेट कर रहे हैं। जो ज्यादा मुड़ा हुआ है ना ज्यादा पावरफुल है, जो कम मुड़ा हुआ है ना कम पावरफुल है। तो कॉनकेव हार रहा है, कॉन्वेक्स जीत रहा है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और यहां कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, कॉनकेव जीतना चाहिए। तो कॉन्वेक्सो तो हल्का सा कॉन्वेक्स है, ज्यादा कॉनकेव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इसलिए इसका ऐसा नाम है। चलिए एनीवे, तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अगर हमने ऐसा कुछ लिया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लिया, तो बेसिकली यहां पे क्या सीन आएगा? अच्छा, यहां पे हम लोग को प्लस माइनस डालना है कि नहीं डालना है? प्लस माइनस डालेंगे यहां पे, वैसे डालना तो चाहिए। जो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला, ये इधर देख रहा है, दूसरा भी इधर देख रहा है, तो दोनों में माइनस डालना चाहिए। सो इसमें भी आएगा माइनस, वैल्यू जब डाल रहे हैं तब। जब तक वैल्यू नहीं डाला, जब तक फॉर्मूला लिखा है तो ऐसे ही रहेगा। जब वैल्यू डाल रहे हैं तो हम लोग को बेसिकली माइनस प्लस लेना होता है। तो ये आ गया आपका 1/20। अच्छा, फाइनली ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसका प्लस लिया है। अगर फाइनली ये कॉनकेव लेंस होता तो मैं माइनस लेता, -20, क्योंकि कॉनकेव लेंस नेगेटिव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव लेंस है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे प्लस लिया है। ये हो गया 0.57। ये हो जाएगा आपका क्या, +1/2r, और ये -1/r2, -1/r1। हाँ के ना? सो +1/2r और -1/r कितना हो जाएगा? एलसीएम 1/2r -1/r कितना हो जाएगा? अब एलसीएम भी लग रहा है, तुम लोग सिखाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 2r1। यहां पे सब कुछ है तो 1 माइनस, यहां पे 2 की कमी है तो 2 आ जाएगा माइनस। यहां पे 2r1 है, यहां पे 2 नहीं है तो 2 इधर डालना पड़ेगा, इधर कुछ डालना पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया 1/20। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इसको बस सॉल्व करना है। ये आ गया -1, ये -1 हो गया, 1 - 2 मतलब -1। इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 2r1 अपॉन -1 इक्वल टू, उस साइड पे 20 है, अरे उल्टा करेंगे तो 20 आ जाएगा ना भाई, और 0.57 नीचे रहेगा, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.57। तो r1 इज 20 × 0.57 डिवाइड बाई r1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? तो अटेंडेंस हो गया, आप लोग ध्यान दे दीजिए बेटा इधर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये देखो 20/2 कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया 10 × 0.57 कितना हो जाएगा? 5.7। सो 5.7 सेंटीमीटर। हालांकि आएगा माइनस, वो माइनस से अपने को लेना देना नहीं, अपने को वैल्यू पता करनी। माइनस खाली क्या मतलब है कि इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है। और किसने बोला कि मैं लेंस को ऐसे ही रख रहा हूँ? अरे लेंस को वैसा भी रख सकता हूँ ना भाई, प्लस माइनस को इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसा भी तो रख सकता हूँ ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो फिर सब उधर हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि भाई अपन ने लेंस को ऐसे रखा हुआ है, दैट्स इट। r1 मिल गया। अब r2 क्या था? ट्वाइस ऑफ r1 था, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.4 आ जाएगा, -11.4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो ये इसका आंसर है। अरे खोपड़ी में बातें घुसी तुम्हारी कि नहीं घुसी? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। लाइक मिस्टर सिराज, सो दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। सो सेकेंड क्वेश्चन है, शांत हो जाइए बेटा, सभी लोग शांत हो जाइए। एक कॉन्वेक्स लेंस है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 30। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.47। सुनो ध्यान से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए प्लस लिखा, कॉनकेव होती तो माइनस लिखता। उसके बाद कंप्लीटली इसको पानी में डाल दिया गया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसे पानी में डाल दिया गया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये ग्लास का है
पानी का है 1.33। अरे भाई समझे कि नहीं समझे? सो पानी का है 1.33। आगे बोला है कि व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। बाहर फोकल लेंथ 30 है, पानी में फोकल लेंथ कितनी होगी? पानी में फोकल लेंथ निकालना है, ये एयर में है, पानी में निकालना है। मतलब सीन क्या हुआ कि एक चश्मा था, चश्मा आदमी पहले हवा में पहना हुआ था, तो हवा में उसकी फोकल लेंथ थी 30। अब वो पानी में कूद गया, पानी में भी चश्मा पहना हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पहले भी कांच का ही था, अभी भी कांच का ही है, वो सब चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चश्मा तो कांच का ही रहेगा ना भाई, है कि नहीं? सब लोग समझ पा रहे हैं? सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। 1/f in air is mu of glass with respect to air minus 1/r1 minus 1/r2. 1/f in water is mu of glass with respect to water minus 1/r1 minus 1/r2. अगर मैं दोनों को डिवाइड भी कर डालूं तो ये ब्रैकेट कैंसल। हाँ क्या ना भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग? एफ इन एयर कितना है भाई? एफ इन एयर कितना है? 30 है। सो 1/30 अपॉन 1/अननोन इक्वल टू, ये ग्लास का है 1.47 डिवाइड बाई 1 -1 अरे भैया पहले हवा है तो ग्लास का 1.47 डिवाइड बाई हवा 1, उसके नीचे ग्लास डिवाइड बाई पानी। समझ गए? ग्लास डिवाइड बाई पानी, ग्लास डिवाइड बाई पानी, ठीक है? और ये तो चला गया पहले से। अब ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली ऊपर, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा FW अपॉन 30 इक्वल टू 1.47 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1.47 डिवाइड बाई 1.33 माइनस 1। बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो सब लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। FW इक्वल टू 30 इंटू 0.47 डिवाइड बाई, मुझे इसकी वैल्यू बताओ खाली कितनी है? 1.47 अपॉन 1.33 की वैल्यू क्या है? 1.47 डिवाइड बाई 1.33 कितना वैल्यू है भाई? 1.105। थैंक यू मिस सानिया। 1.105 माइनस 1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 0.47 डिवाइड बाई 0.105। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, बराबर है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, देखिए जरा कितना हो रहा है। अरे रुको, इसको ओरली कर डालता हूँ मैं, देखो कैसे होगा। देखो इधर देखो, ये 10 है, मतलब 1 है, इसको भूल जाओ। दिस इज 1। 3 इंटू 5 150, 150 से कम आएगा थोड़ा सा। कितना आंसर है देखो, चेक करो आंसर। अरे भाई देखो यार, बराबर है, 150 से कम आ रहा है। 134 आ रहा है, 134.48 बराबर। दैट्स इट। तो पानी में जाते ही फोकल लेंथ बढ़ गया। अच्छा 28 है, ठीक है चलेगा। तो भाई बट समझ में आया तुम लोगों कि नहीं समझ में आया? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके फाइन, से कॉपी कर लीजिए। सो लिसन, तो हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। हम लोग ने 2 प्रॉब्लम्स जो है पिछली दफा कर लिए थे, है ना? लास्ट टाइम वी हैड डन 2 प्रॉब्लम्स। लेट्स गो टू द थर्ड वन। सो इसमें बोला गया कि 2 थिन लेंसेज हैं, थिन लेंसेज, ठीक है? तो जिसकी एक की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। सो ऐसा 2 थिन लेंसेज दी गई हैं और दोनों को एक्चुअली रखी गई। को एक्चुअली मीन्स व्हाट? यहां पर एक लेंस है और उसी के एक्सिस पर दूसरा भी रखा गया है। जहां जहां ये वर्ड को आता है, को, इट मीन्स साथ में। फॉर एग्जाम्पल
कॉलीग, कॉलीग मीन्स समवन हु इज वर्किंग विद यू, कोई आपके साथ काम कर रहा है ना, कोऑपरेशन, मिलजुल के कोई एक ऑपरेशन करना, ऑपरेशन इन द सेंस डूइंग समथिंग, है ना, सो कोऑपरेशन, तो ऐसा जो भी सब वर्ड है। कॉलेज, कलेक्शन ऑफ पीपल, आर यू सेइंग कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कॉलेज। सो एनीवे, सो कोएक्सियल, उनका एक्सिस साथ में। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक मीन्स व्हाट? सेम सेंटर, सेम सेंटर, जिनका सेंटर साथ में, सो दोनों का सेंटर एक ही है, सो दैट्स कॉन्सेंट्रिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट, सेम ट्राइंगल्स, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। एनीवे, सो लेट्स नॉट गेट इनटू लिंग्विस्टिक्स, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। सो बेसिकली आपको जो है दो फोकल लेंथ दे दी गई हैं, दो लेंसेज, दो फोकल लेंथ। सवाल पूछे गए कि उनके बीच में अगर डिस्टेंस, अगर हमने 5 सेंटीमीटर रखा, दोनों के बीच का गैप अगर हमने 5 सेंटीमीटर रखा। अच्छा, बाय द वे, सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग लेंसेज के बीच के गैप का? सिंबल क्या यूज करते हैं? वी यूज स्मॉल डी, है ना। द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 5 सेंटीमीटर्स, राइट। सब लोग बिना आवाज किए बेटा अटेंडेंस जो है लगाने देंगे अंकल को, ठीक है। सो एवरीबडी प्लीज बी क्वाइट। सो 5 सेंटीमीटर का जो है उनके बीच में गैप है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी गई है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? एंड दे आर आल्सो आस्किंग के प्लॉट द कार्डिनल पॉइंट्स with whatever information you have. So plot the cardinal points. So cardinal points भी आपको plot करना है, plot the cardinal points. So cardinal points of the system आपको plot करना है। I hope everybody is able to understand what the question means. प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? I hope के सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बातें उतर चुकी हैं। समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी के नहीं? Yes, sir. Very nice. मिस्टर अदनान, सो लिसन, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे बेटा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा? ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1/f, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। हाँ क्या ना? तो ये निकालना काफी सिंपल है, सरल है, आसान है। सो लेट्स फाइंड दिस आउट फर्स्ट। सो यहां पे आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू f1 है 15 और f2 है 20 माइनस गैप है 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 20। सो आपको फाइनली मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/50। एक सेकेंड, लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस थिंग। सो एलसीएम निकालना भी कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो वो लोग पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना ध्यान जो है बोर्ड की ओर केंद्रित करें। सो एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 20 कर देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहां पे आ जाएगा 20 प्लस 15। सो ये तो पहला पार्ट हो गया। यहां पर पहले से 5/15 इंटू 20 लिखा था। अब आपको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप डायरेक्टली चीजों को जोड़ सकते हैं। तो 15 इंटू 20 एज इट इज ले लिया जाएगा, और ये है 35, 35 में से 5 गया तो बचेगा 30, एंड 15 और 2 30 हो गया, एंड 2/20 1/f की वैल्यू है, यानी कि 1/10। f उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो दो लेंसेज जिनके बीच में गैप रखा गया 15 और 20, और सॉरी जिनकी फोकल लेंथ थी 15 और 20 और जिनके बीच में गैप रखा गया 5, उनकी फाइनल फोकल लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो लेंसेज का फोकल लेंथ घट गया। जितनी आप लेंसेज सामने जोड़ते जाएंगे, जनरली होगा ये कि फोकल लेंथ घटता जाएगा। फोकल लेंथ घट गया, लेकिन आपके पास मालूम होना चाहिए कि पावर बढ़ गई। पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है, जितना कम होगा फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर की लेंस है।
ज्यादा पावर की। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ज्यादा पावर, कम फोकल लेंथ मतलब ज्यादा पावर। जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतना कम पावर। और पावर का फॉर्मूला ही मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा एक बात, पावर इज 1/f इफ f इज इन मीटर। अगर मीटर में लिख रहे हो तो पावर इज 1/f। या फिर पावर इज 100/f इफ f इज इन सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में लिखोगे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर देना तो पावर आ जाएगा। और पावर का यूनिट आएगा डायोप्टर। सो आपके जो चश्मे का जो नंबर होता है 0.2, 0.7, 1.5 व्हाटएवर, वो सब फोकल लेंथ का उल्टा है। तो आपकी आंखों का आप लोग पता कर सकते हो उल्टा उल्टा करके इसको, ठीक है। तो बेसिकली डायोप्टर ये इसका यूनिट है। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है, इस चीज का इस प्रॉब्लम से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी होने में कोई बुरी बात नहीं है। रणछोड़ दास ने ऐसे भी कहा था कि ज्ञान जहां भी मिल रहा हो ज्ञान उसे ले लेना चाहिए, ठीक है। सॉरी, रणछोड़ दास तो बहरूपिया नाम है उसका, फुनसुक वांगड़ू। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सभी लोग बिल्कुल शांत होकर और भी अच्छी बातें सुनेंगे। अब हमसे कार्डिनल पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए जो है कहा जा रहा है, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कार्डिनल पॉइंट्स के लिए आखिर क्या करना होगा हमें, सभी लोग ध्यान देते रहिए। लेट्स सी कि कार्डिनल पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाएंगे। सो कार्डिनल पॉइंट्स मैंने 6 बताए थे आपको। 6 तो प्लॉट नहीं होंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मीडियम इधर उधर सेम है तो नोडल पॉइंट्स और प्रिंसिपल पॉइंट्स सेम ही होते हैं। 6 कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से थे, किसी को याद आ रहा है? अपने अपने बुद्धि पर थोड़ा जोर डालिए, अपने अपने मस्तिष्क पर। 300 ग्राम का जो हमारे पास दिमाग है, थोड़ा जोर डालिए। 6 कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से थे? 2 था फोकल पॉइंट, 2 था प्रिंसिपल पॉइंट और 2 था नोडल पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हमें अब निकालना होगा अल्फा और बीटा, या फिर इसको ए और बी भी कहा जाता है। हमने प्रैक्टिकल्स में इसको ए और बी कहा है ये, लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिकल में फॉर्मूले से नहीं निकाला था। आपको याद होगा ग्राफ से निकाला था, ग्राफ से। डू यू गाइज रिमेंबर? करेक्ट। तो एक ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, u डैश वर्सेज नहीं 1/1 m, u डैश वर्सेज 1+1/m का ग्राफ। और इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट आया था, वहां से एक फोकल लेंथ आई थी f1, और ये जो इंटरसेप्ट था ये था a। वैसे एक दूसरा ग्राफ बनाया था v डैश, ये था 1+m, और ये जो इंटरसेप्ट आया था दैट वाज b, और ये फोकल लेंथ आई थी f2। फोकल लेंथ कहां से निकाली थी? स्लोप से। याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था फोकल लेंथ में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स में, ठीक है। अब हम इसको एक्चुअल फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। तो ये तो एक ग्राफिकल मेथड है f1, f2 और a और b पता करने का, दैट्स अ ग्राफिकल मेथड। नाउ लेट्स गो टू द एनालिटिकल मेथड। सो लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे अल्फा या a निकालने का तरीका है प्लस d इंटू एफ बाई f2। सो यहां पर d इंटू एफ बाई f2 निकालना है, और ये होता है माइनस d इंटू एफ बाई f1। d कितना है? 5 सेंटीमीटर। सब लोग शांत हो जाइए बेटा, ध्यान दीजिए। सो d जो है 5 सेंटीमीटर है। सिस्टम की फोकल लेंथ 10 आई है, सिस्टम की, और सेकंड वाले की है 20। और यहां पर जो है बेसिकली 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। अरे नहीं 10 नहीं है, 15 है। कितना है? 15 है। अरे हाँ के ना? तो बेसिकली दोनों का जो आंसर है वो आ रहा है प्लस 2.5 सेंटीमीटर, एंड इसका आंसर माइनस 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाते कैसे सुनिए। जो जो लोगों ने थर्ड वाला ग्राफ नहीं बनाया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, वो लोग वापस एक बार सुन लीजिए। सो लिसन, लुक हियर। हमारे पास यहां पर है 2 लेंस,
ठीक है, दो लेंसेज हैं, दोनों के बीच का गैप रखना है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना रखना है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी बनाते बनाते कभी कभार ग्राफ इतना बड़ा हो जाता है कि ग्राफ पेपर से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग नॉर्मली, हम लोग ने क्या किया मालूम है, हमारा गैप 5 नहीं था, हमारा गैप 13-14 सेंटीमीटर था। तो हम लोगों ने उसका हाफ ले लिया था, 6.5 या 7.5 ऐसा हाफ ले लिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो आप लोग हर चीज को हाफ करके भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वो हाफ वाला मेथड बता नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो नंबर वो लिख रहा हूँ। तो ये गैप रखने का अपने को कितना? 5 सेंटीमीटर। हाँ के ना? तो ये एक लेंस आ गई, दूसरी लेंस आ गई L1 L2, याद आ रहा है? ऐसा अपन बनाते हैं ग्राफ पेपर पे। गुड। अब इस लेंस से अपन आगे बढ़ते हैं, कितना? A आगे बढ़ते हैं, A आगे। तो A पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है, A पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है, तो इससे जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर आगे। यहां जो मिलता है उसे कहते हैं H1, याद आया? फिर वैसे इस वाली लेंस से पीछे जाते हैं, माइनस का मतलब पीछे जाते हैं, तो पीछे जाते हैं तो चले गए 3.33 सेंटीमीटर, है ना? और ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, या फिर ए या बी है, ए बी, ठीक है। और यहां जो आता है उसे कहते हैं H2। और मैंने आपको ये बात प्रैक्टिकल करते टाइम भी बताई थी कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, हो सकता है H1 और आगे बढ़ जाए, H2 और पीछे चला जाए, ओवरलैप होके आगे पीछे हो जाए। अरे उलट पुलट भी हो सकता है। अरे मतलब ये अगर बड़ा आ जाता, सपोज ये आ जाता 7 सेंटीमीटर, फिर क्या करते? अगर 7 सेंटीमीटर आ जाए या कुछ और हो जाए, लेट से 4 सेंटीमीटर आ जाए, तो ये तो आगे बढ़ जाएगा ना भाई, क्रॉस हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस होंगे, तो क्रॉस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेंगे। ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब लिसन, इससे पीछे हम लोग जाते थे सिस्टम की फोकल लेंथ लेके, सिस्टम की फोकल लेंथ। तो बेसिकली यहां पे जो सिस्टम की फोकल लेंथ है दैट इज 10, सो 10 और 10 यहां पे हो गया f1 और ये हो गया f2। हालांकि f1 f2 दोनों सेम है, ये सिस्टम की फोकल लेंथ है, सिस्टम की फोकल लेंथ है, जो फाइनल लेंस बनी है ना उसकी फोकल लेंथ है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है। सो बेसिकली ये जो है इस प्रॉब्लम का उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया था कि आप जो है फोकल लेंथ निकाले, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और कहा गया था कि कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल प्लेन्स जो भी हैं, ये प्लेन्स है ना, प्लेन्स, तो इन्हें प्लॉट करें। तो 4 कार्डिनल पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। एनीवे, तो बेसिकली ये तो हो गए हमारे प्रॉब्लम्स। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आईपीस वाला टॉपिक, आईपीसेस। तो आईपीसेस वाले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, एडिशनल टॉपिक है, बाद में ऐड किया गया सिलेबस के अंदर, तो इसलिए इसको मैं न्यूमेरिकल्स के बाद ले रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बाद ले रहा हूं क्योंकि एडिशनल टॉपिक है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सब लोग शांत हो जाइए। आईपीस, ये वर्ड आप लोग ने पहले कहां सुना है? आईपीस जो वर्ड है आप लोगों ने कहां सुना है? ऑप्टिक्स में ही ना, लेकिन फिर भी लिसन, थोड़ा और नजदीक आइए। माइक्रोस्कोप में सुना है, टेलीस्कोप में सुना है? करेक्ट। अरे लिसन, अपन जो डार्क रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, डार्क रूम में जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर लेते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर में एक टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, उसके पीछे जो रहता है उसे कहते हैं आईपीस। तो आईपीस मेनली 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक है हाइगेंस आईपीस और एक है रैम्सडेन आईपीस। ठीक है, सो 2 आईपीस हैं, एक है हाइगेंस और एक है रैम्सडेन। सो ऐसे 2 आईपीसेस हैं, हाइगेन एंड रैम्सडेन। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखिए जरा। अब हाइगेन में और रैम्सडेन वाले में क्या फर्क है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जो रैम्सडेन वाला आईपीस है उसमें लेंसेज कैसी इस्तेमाल होती है मैं आपको दिखा देता हूं। सो रैम्सडेन वाले में ऐसा रहता है, देखो इधर देखो, ये एक लेंस हो गया और ये दूसरा लेंस हो गया। सो द लेंसेज आर प्लेस्ड लाइक दिस। और जो हाइगेन का आईपीस है उसमें जो लेंसेज रखी जाती हैं वो कुछ ऐसी रखी जाती हैं, दे आर केप्ट लाइक दिस, दे आर केप्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें और क्या डिफरेंस है? तो और जो डिफरेंस है वो ये है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हाइगेन आईपीस में क्या अक्रोमैटिज्म अचीव किया सकता है? अक्रोमैटिज्म? नो। व्हाट इज अक्रोमैटिसिटी? व्हाट इज अक्रोमैटिसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड क्रोमा? क्रोमा मीन्स कलर।
तो होता क्या है, सुनिए सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। आपका जो नॉर्मली एक प्रिज्म होता है या लेंस होता है, जब उसमें लाइट गिरती है तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि उसमें से कलर्स बन जाएं। प्रिज्म में से तो जनरली बनते ही बनते हैं, लेंसेज में से भी बन जाते हैं अगर उस पर व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया। सो आप लोग जो लोग भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंगल ऑफ प्रिज्म वाला, उसमें व्हाइट लाइट का आपने इस्तेमाल किया, मर्क्यूरी सोर्स का, तो कभी कभार स्लिट के आसपास आपको कलर्स भी नजर आने लगते हैं। स्लिट के आसपास व्हाइट के अलावा थोड़े हल्के हल्के कलर्स भी नजर आते हैं। जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर जो स्लिट है उस पर व्हाइट लाइट गिराई तो व्हाइट लाइट का भी कभी कभार थोड़ा थोड़ा साइड में कलर्स दिखता है, तो वो हो गया क्रोमैटिसिटी। तो ये जो आईपीस है ना, इसमें ऐसा देखा गया कि इसमें कभी कभार कलर्स दिख जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। वी वांट वन सिंगल कलर, जो भी हो जैसा भी हो। अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी है तो वो वैसी की वैसी रहे, व्हाइट है तो व्हाइट ही रहे, कलर्स में स्प्लिट ना हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट ना हो। बट ये ऐसा नहीं कर सकता, इसमें ऐसा कलर्स कभी कभार बिखर जाते हैं, इसमें कलर्स बिखरते नहीं है। तो इसके अंदर अक्रोमैटिज्म है। अक्रोमैटिज्म, अ वर्ड लगा दिया है, अ इज नेगेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए क्या होता है? नेगेशन होता है। क्रोमैटिसिटी का उल्टा अक्रोमैटिज्म। तो इसमें तो नहीं अचीव किया सकता, बट इसमें अचीव कर सकते हैं। सो रैम्सडेन इज बेटर इन दैट सेंस। रैम्सडेन आईपीस थोड़ा बेटर है इस मामले में। स्फेरिकल एबरेशन की अगर बात की जाए, स्फेरिकल एबरेशन, दोनों को साथ में कम करना जरा मुश्किल होता है। स्फेरिकल एबरेशन रैम्सडेन आईपीस में होता है, लिसन वेरी केयरफुली, और हाइगेन के आईपीस में नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। स्फेरिकल एबरेशन, एबरेशन मतलब खराब बात है। एबरेशन इज एनॉमली, बुरी बात है। ये बीमारियां हैं लेंसेज की, लिसन वेरी केयरफुली, ये बीमारियां एक तरीके से। क्रोमैटिसिटी एक बीमारी है और स्फेरिकल एबरेशन एक बीमारी है। समझ में आ रहा है? अक्रोमैटिसिटी बीमारी नहीं है, क्योर है, क्योर है एक तरीके का, समझ रहे हैं? इलाज है। स्फेरिकल एबरेशन इसमें होता है क्या? लेंस में नहीं होता है। तो ये अच्छा है, इस मामले में ये अच्छा है। इस मामले में, कलर के मामले में ये अच्छा है। स्फेरिकल एबरेशन इसमें नहीं होता, तो उस मामले में ये अच्छा है। ये सब बीमारियां क्या हैं? व्हाट इज क्रोमैटिसिटी, व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन, व्हाट इज स्फेरिकल एबरेशन, ये हम लोग जानेंगे दूसरे लेक्चर्स में, बिकॉज एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लेंसेज की बीमारियों को डेडिकेटेड है। तो लेंसेज को कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो भले ही आप लोग लोगों के डॉक्टर नहीं बने, एमबीबीएस आप लोग ने नहीं किया, आप लोग ने साइंस को चुना, तो बेसिकली आप लोग कम से कम लेंसेज के डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के डॉक्टर बन जाएंगे। सो एबरेशन की बात तो ये हो गई। लिसन, कोमा भी एक बीमारी होती है, कोमा। ये वो वाला कोमा नहीं है, एक्चुअली ये वर्ड लिया गया है कॉमेट से। कॉमेट, कॉमेट का तो नाम सुना ही होगा, जो आसमान में आपको ऐसा एक तारे ऐसा दिखता है, टेल छोड़ के जाता है पीछे, टेल से आगे बढ़ता है ना? तो जो कॉमेट होता है, जो पीछे ऐसा टेल छोड़ के जाता है, तो उसी के जैसी एक बीमारी लेंसेज को होती है, जिसे हम कोमा कहते हैं। कॉमेट से ये वर्ड है, कॉमेट से। तो कोमा जो है रैम्सडेन में कम होता है, इट इज लीस्ट, बट कोमा जो है बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो इट इज वेरी लार्ज। कोमा एक बीमारी है और इसको ज्यादा होती है, किसको? हाइगेन के आईपीस को, इसको कम होती है, ठीक है। उसके बाद में लिसन, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान से देखिए, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोग ज्यादातर जो है अपना मार्क्स एमसीक्यूज में गवा रहे हैं। हाँ, अरे पहले मतलब ऐसा होता था, अभी तो फिलहाल ये हो गया कि आप लोग का इंटरनल चालू हो गया तो आप लोग बच गए। अभी इंटरनल चालू हो गया तो आप लोग बच गए, ये अभी जस्ट इस सेमेस्टर में हुआ है। वरना इससे पहले पूरा एमसीक्यू वाला सिस्टम था, एमसीक्यूज रहते थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और उसके बाद में फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। सो अभी आपका पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, बिकॉज इंटरनल्स आ गए, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा देखा गया कि बच्चे जो है सिंपल पास भी नहीं हो रहे, तो इंटरनल्स लाया गया ताकि कम से कम बच्चे कुछ प्रोजेक्ट कर लें, तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर पास हो जाए। तो ऐसा है। अच्छा लिसन, शांत हो जाइए। सो लिसन, फोकल लेंथ अगर आप देखने जाएंगे, फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ, तो एक होता है फील्ड लेंस और एक होता है आई लेंस। दो लेंस हैं, फील्ड लेंस, फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे, फोकल लेंथ, तो उसमें दो होता है, एक होता है फील्ड लेंस और एक होता है आई लेंस। सो फील्ड लेंस वाले में यहां पे 3f रहता है और यहां पे f रहता है, और रैम्सडेन वाले को देखेंगे तो दोनों f रहता है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है रैम्सडेन वाले में। अब सेपरेशन की बात करेंगे, सेपरेशन, सेपरेशन। सो लिसन, अभी भले ही अपने जो लोकल कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं, भले ये वाले एग्जाम्स में आपका एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन आगे जाके जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, जैसे आईआईटी जैम, जेईएसटी जेस्ट या टीआईएफआर या बीएआरसी, तो वो सब एग्जाम्स में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। सो ग्रेजुएशन लेवल पे ये सारे एग्जाम्स होते हैं। आप लोग को मैं अभी से आगाह कर दे रहा हूँ, चेतावनी दे दे रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्स के लिए आप लोग बिल्कुल सचेत रहिए, अवेयर रहिए। ये एग्जाम्स होते हैं एंड दे कैन ऑफर यू वेरी गुड पैकेजेस एंड वेरी सिक्योर्ड जॉब्स। सो इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंडर में काफ़ी सारे जो है बेसिकली जॉब्स आते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स और साथ में एंट्रेंस एग्जाम्स का जो ये है रिजल्ट वो लगता है। तो बहुत सारे जॉब्स हैं। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बीएससी करने के बाद एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एज अ रिसर्च असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया बेसिकली बीआरसी को, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देते रहना है ना, ध्यान देते रहना है कि कब आता है उसका नोटिफिकेशन, कब आता है। बहुत सारे एग्जाम्स है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेपरेशन जो है, गैप जो है, गैप कितना कितना रहता है इनके बीच में, जो गैप है, गैप, इट इज हाउ मच। सो द गैप इज बेसिकली रैम्सडेन वाले में रहता है 2/3f, 2/3 ऑफ फोकल लेंथ, और इसमें गैप रहता है 2f के बराबर, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, कहां का इस्तेमाल होता है, तो हाइगेन वाला इस्तेमाल होता है, हाइगेन वाला माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और रैम्सडेन वाला इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर एंड टेलीस्कोप्स में भी यूज होता है, टेलीस्कोप्स, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज जो बनती है, नेचर ऑफ इमेज, दैट इज द फाइनल पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो इसमें बनती है रैम्सडेन वाले में रियल, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर एंड टेलीस्कोप, और यहां पर है आपके पास रियल इमेज है, पॉजिटिव आईपीस है, और यहां पर है वर्चुअल नेगेटिव आईपीस, दैट्स इट। तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहां पर जाके जो है हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहां पे बिल्कुल खत्म हुआ, ठीक है। एंड हम लोग जो है बेसिकली नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एबेरेशंस, ठीक है, एबेरेशंस। सो प्लीज बी प्रेजेंट फॉर दैट, ओके, कॉपी दिस।